जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अकबर झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ और आप सभी को पता है जेपीसी-पीटी 2026 जो कि 8 मार्च को संभावित है, उस तिथि को एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। यहाँ मैं पेपर 2 अभी बता रहा हूँ और आपको शाम में इवनिंग में पेपर 1 भी मिल जाएगा, ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अकबर झारखंड जामताड़ा वाले में। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और हो सके तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि पेपर 2 से संबंधित है। उसमें प्रैक्टिस सेट 12 रहेगा, यानी कि आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां दिन है। तो अगर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं तो देखिए आज थोड़ा जल्दी-जल्दी ही करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा देने का मतलब नहीं बनता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है भुईहरी, ऑप्शन बी है दीवान, ऑप्शन सी है महतो, ऑप्शन डी है भंडारी। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो जिस पर मुगलों और अन्य अंग्रेज अधिकारियों तथा अन्य लोगों का जो प्रभाव पड़ा था बाद में, उसके कारण से इसमें चेंजेस आए थे और नहीं तो इसका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था था, वो नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी पद ही था, जो परगणित या पढ़ा स्तर पे माना जाता था। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, वो मानकी को हम लोग भूमिहार कहते थे। नागवंशी शासन व्यवस्था में जब सारी चीज़ें चेंजेस आने लगे, तब मानकी का पद को भूमिहार में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुंडा शासन व्यवस्था में लगान मुक्त भूमि डाली कटारी किसे दी जाती थी? ऑप्शन ए हाथू मुंडा, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी है पनभरा, ऑप्शन डी है मानकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला दोस्तों? मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था तो मुंडाओं का ही है और इसमें हाथू मुंडा जो लिखा है दोस्तों, ये गाँव का प्रधान होता है। पाहन जो होता है पुजारी होता है और पनभरा जो है दोस्तों, वो आपका इनका सहयोगी होता है पनभरा पाहन का। और मानकी जो है दोस्तों, वो परगणित में होता है, जो कि प्रमुख होता है। कई गाँव का समूह का प्रमुख को मानकी बोलते हैं। यहाँ पर डाली कटारी का बात कर रहा है, तो डाली कटारी अक्सर हम लोग पाहन यानी कि धार्मिक प्रधान को दिया करते हैं और ये लगान मुक्त भूमि होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जनजातीय शासन व्यवस्था में अ, कथन 1 क्या दिया हुआ है? उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। दूसरे कथन में लिखा है मुंडा की पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग लेती थी। इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस क्या-क्या है वो देखते हैं। केवल क है, केवल ख है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो यानी कि महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो एक में लिखा है उरांव और एक में लिखा है मुंडा और मेरे ख्याल में जो है दोनों उल्टा लिख दिया है। देखिए, उरांव में महिलाओं का जो भागीदारी है वो होता था, ठीक है? भाग लेती थी। लेकिन मुंडा की पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं लेती थी, ठीक है? तो दोनों इस प्रकार से गलत है, दोनों कथन गलत है। यहाँ ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? दोनों कथन कथन गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देखिए उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप बनाइएगा ना, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से ही देख के बनाइएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी का सचिव कौन होता है? ओके, गुड़ेत या गुड़ाइत, लासे टंगाई, सी प्रमाणिक या प्राणिक और डी है नायके। तो मांझी का सचिव कौन होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में? तो सबसे पहले ये जानिए मांझी परगना शासन व्यवस्था किसका है? संथालों का। उसके बाद ये जानिए मांझी कौन होता है? गाँव का प्रधान होता है। तो उसका सचिव कौन होगा? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है गुड़ेत या गुड़ाइत, ऑप्शन बी है लासर टंगाई, ऑप्शन सी है प्रमाणिक या प्राणिक और ऑप्शन डी है नायके। तो इन इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए,
घोड़ेत यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैसे मांझी का जो सचिव होता है, घोड़ेत या घोड़ाइत कहते हैं, ये क्या करता है, मांझी का संदेशवाहक की तरह काम करता है। गाँव जो मांझी अपना निर्णय लेता है उसको गाँव तक पहुँचाते हैं, या फिर गाँव की कोई भी समस्या होती है उसको मांझी तक पहुँचाते हैं। ये घोड़ेत या घोड़ाइत होता है और यही सचिव होता है मांझी का। ओके। अब लासर टंगाई जो होता है ये गाँव के रक्षक होते हैं, प्रहरी मानते हैं इसको, ठीक है। प्रमाणिक या प्राणिक जो होते हैं वो मांझी जो होते हैं उनके आप समझ लीजिए सहायक होते हैं। और नायके जो होता है यहाँ पर संथालों का आपका धार्मिक प्रधान होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो जनजाति की शासन व्यवस्था जिसको मुंडा मानकी कहते हैं में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था जिसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, इसका गांव के प्रधान जो होते हैं वो मुंडा होता है एक्चुअली में। उसका सहयोगी कौन है। ऑप्शन ए है मानकी, ऑप्शन बी है डाकू, ऑप्शन सी है परिपंच, ऑप्शन डी है तहसीलदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जो सहयोगी होता है मुंडा का वो डाकुआ होता है। हो जनजाति यानी कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि ये माना जाता है कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है। ओके, माना जाता है। और इसका सहयोगी यहाँ पर गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है, जो पहला पद है वही मुंडा है। और उसका सहयोगी जो होता है वो डाकुआ होता है। मानकी तो गांव में होता है, पीर पंच ये और बड़े गांव के समूह में होता है, तहसीलदार ये भी उधर परगनेत में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर जान लिए, डाकुआ जो मुंडा का सहयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ढोकलो सोहर किस समाज का सभापति या संपूर्ण समाज का राजा होता है। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है परिया, ऑप्शन डी है करमाली। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता है, ये संपूर्ण खड़िया जनजाति का जो होता है ढोकलो सोहर राजा होता है। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7। किस जनजाति के जातीय पंचायत में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया करता है। परिया है, कोरवा है, असुर है, करमाली है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर ग्रामीण विवाद कभी भी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इन पदों पे ध्यान रखेंगे, बड़ा मुखिया, ठीक है। तो ये कोरवा जनजाति में बड़ा मुखिया कहते हैं। उसके बाद हमने परिहा का भी बताया हुआ है, असुर का भी बताया हुआ है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करमाली शासन व्यवस्था में 20-20 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है परगना, ऑप्शन सी है जातीय पंचायत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 20-20 गाँव को 22 कहा जाता है, ठीक है। और करमाली शासन व्यवस्था का ये बात है, करमाली में 20-20 गाँवों की पंचायत को 22 कहा जाता है, 22। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना और छोटानागपुर क्षेत्र के कितने जिलों को मिलाकर किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, ओके। ऑप्शन ए है 10, 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जैक का बात कर रहा है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक, ठीक है, इसका बात कर रहा है। तो इसमें टोटल 18 जो छोटानागपुर क्षेत्र के जिले थे उसको लेकर बनाया जा रहा था, 18, ठीक है, 18 जिलों को। तो जैक की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, ये 9 अगस्त 1995 में आया था, 9 अगस्त 1995, ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक, ओके। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1995 को 18 जिलों के मिलाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता था। ऑप्शन ए है झारखंड पार्टी, ऑप्शन बी है हुल झारखंड पार्टी, ऑप्शन सी है बिरसा सेवा दल, ऑप्शन डी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हुल झारखंड पार्टी को हम लोग क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहते हैं।
और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। किन्होंने किया था? ये भी तो आपको याद रखना चाहिए, किन्होंने किया था? तो जस्टिन रिचर्ड ने किया था। जस्टिन रिचर्ड ने किया था। जस्टिन रिचर्ड। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, सभी पार्टियों का जो मुखिया है उसको याद रखिएगा। होल झारखंड पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी झारखंड पार्टी कहते हैं। और जस्टिन रिचर्ड ने 1969 में इस पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने देशर कथा नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है शाखाराम गणेश देउस्कर भाई साहब, ऑप्शन बी है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी है पांडे गणपत राय, ऑप्शन डी है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो देखिए, पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये 1857 की क्रांतिकारी रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली कोई बुक इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा इनके द्वारा लिखा गया बुक हो सकता है, लेकिन ऐसे है नहीं। यहाँ पर एक ही लेखक जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, नाम है शाखाराम गणेश देउस्कर, जो कि देवघर के, ये भी एक तरीके के क्रांतिकारी थे। इन्होंने देशर कथा लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। छोटा नागपुर के विभूति जिन्हें छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, उस क्या नाम है? ऑप्शन ए है राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी है जतरा भगत, ऑप्शन सी है विनोद बिहारी महतो और ऑप्शन डी है डोमन मांझी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को कहा जाता है। तो राम नारायण सिंह का अगर आप देखेंगे, जो जन्म हुआ था वो चतरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? चतरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने ही इनका नाम छोटा नागपुर केसरी दिया था। राम नारायण सिंह का ही राम नारायण सिंह जी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोटा नागपुर केसरी दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी 2023, 2024, 2025 ये सभी याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसको दिया है? छुटनी देवी, जानूम सिंह सोई, ऑप्शन सी है मुकुंद नायक, ऑप्शन डी है सिमोन उरांव। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जानूम सिंह सोई को दिया गया था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ओके, और इनका संबंध जो है हो भाषा से है। नेक्स्ट चलते हैं, बाद बाकी सब देखिए पुराना वाला है सिमोन उरांव जी। 13, 14 झारखंड के देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है वारेंद्र कुमार घोष। तो यहाँ पर जो आंसर आपको करना है वो वारेंद्र कुमार घोष करना है, जिन्होंने देवघर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे संथालों का दूत कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर कामिल बुल्की, ऑप्शन सी है RGH मर्रे और ऑप्शन डी है फादर होपमेर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? संथालों का दूत एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो संथाल हैं इन लोगों के लिए बहुत सारे काम किए थे इन्होंने, ठीक है। इसलिए और साथ ही साथ जो है इसको और एक नाम से जाना जाता है, इनको केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान किया गया था डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, ठीक है। इसको केसर हिंद जो कि महात्मा गांधी को भी दिया गया था, केसर हिंद, ओके, इसकी उपाधि भी इसको प्राप्त है एंड्रयू कैंपबेल को, और इसको संथालों का देवदूत कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड जनजाति कितने हड्डों वर्णों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 15। तो 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 4। संथाल जनजाति 4 हड्डों या फिर वर्ण बोल लीजिए, वर्ग बोल लीजिए, उसमें विभाजित है। उसमें क्या क्या है? पहला है किस्कू हड, दूसरा है मुर्मू हड, तीसरा है सोरेन हड और चौथा होता है मरोटी हड। तो यहाँ पर देखिए किस्कू हड जो होता है वो राजा होता है, मुर्मू हड को पुजारी कहते हैं, सोरेन हड जो होता है सिपाही होता है,
और मरोड़ी हट जो होता है वो कृषक होता है। मरांडी होना चाहिए बेसिकली, मरोड़ी इक्वल टू मरांडी, वो कृषक होता है। तो किस्कू राजा होता है, मुर्मू पुजारी होता है, सोरेन सिपाही होता है और मरांडी जो है कृषक होता है। ये मैंने अच्छे से बता दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उरांव स्वयं को कुडुक बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है जनजाति, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है मित्र। तो कुडुक मतलब क्या होता है? कुडुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। क्या होता है दोस्तों? मनुष्य। कुडुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस जनजाति में झूम की खेती को पोड़चा कहा जाता है? इस झूम की खेती से क्वेश्चन एक आता है, तो इसलिए मैंने आपको हर सेट में देखिएगा एक झूम की खेती से बिलोंग करता है एक क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है खोंड, ऑप्शन बी है बेगा, ऑप्शन सी है बथोड़ी, ऑप्शन डी है करमाली। इसका जो राइट आंसर होगा पोड़चा। पोड़चा खोंड जनजाति में कहते हैं, जो एक प्रकार का झूम की कृषि है। किस जनजाति में झूम की खेती को पोड़चा कहा जाता है? तो खोंड जनजाति में कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जनजाति दो उपसमूह 12 हजारी या फिर 12 हजारिया और 13 हजारी और विनबंधिया में विभाजित है? ऑप्शन ए है चेरो, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी चीकबड़ाई, ऑप्शन डी है कवर। तो 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति, ठीक है। चेरो जनजाति दो उपसमूहों में विभाजित है, एक 12 हजारिया और एक है वीरबंदिया या फिर 13 हजारिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन बी असूर, ऑप्शन सी है महाली महली और ऑप्शन डी है करमाली। तो 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें रखिएगा, देखिए गोत्र नहीं है बोला जाता है, तो किसी भी प्रकार का गोत्र सौरिया पहाड़िया में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग द्रविड़ परिवार में रखते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसकी भाषा सौरिया पहाड़िया का भाषा मैंने बताया था मालतो है। और अगर आप देखेंगे तो इनके जो आवास होते हैं उसको अड्डा कहा जाता है, सौरिया पहाड़िया, ठीक है, अड्डा कहा जाता है, मालतो भाषा है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलियन में ना आके ये द्रविड़ में आता है, प्रजाति में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, कवर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पोटे, ऑप्शन बी है ठहरजी, ऑप्शन सी है पौंटका, ऑप्शन डी है सुखदाम। तो कवर जनजाति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर कवर जनजाति आपका क्या हो जाना चाहिए? कवर जनजाति का आंसर होगा सुखदाम, ठीक है। कवर जनजाति का क्या होगा? सुखदाम। तो यहाँ पर वधु मूल्य से क्वेश्चन रहता है या फिर आपका युवागृह से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर दागा जाएगा आपसे। तो कवर जनजाति में जो है ये मैंने आंसर बता दिया सुखदाम। पोट्टे थोड़ा देख लीजिए, पोट्टे जो है सबर जनजाति में कहा जाता है, सबर में। उसके बाद पौन टका का बात करते हैं, तो पौन टका आपका महली जनजाति में होता है। पौन टका किस में होता है दोस्तों? महली में, पौन टका। और क्या है ये? हरजी नहीं होगा, हरजी होगा, हरजी, ठीक है। हरजी को हम लोग बंजारा जनजाति में देखते हैं। हरजी जो है वो बंजारा जनजाति में है। और सुखदाम तो आपने देख लिया कवर जनजाति में है। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 22, किस जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को केरिया, कच्छा, भगवा एवं महिलाओं के परंपरागत वस्त्र को ठेडी और पाचन कहते हैं? ऑप्शन ए है बेदिया, ऑप्शन बी है असुर, ऑप्शन सी है चेरो, ऑप्शन डी है उरांव। तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बेदिया जनजाति, ठीक है। बेदिया जनजाति में आपका इनके परंपरागत वस्त्र को पुरुषों में केरिया कहते हैं और कच्छा को भगवा कहते हैं। महिलाओं के परंपरागत वस्त्र को ठेडी और पाचन कहते हैं। ठेडी और पाचन कहते हैं, ठेडी और पाचन कहते हैं बेदिया जनजाति में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस मेले के दौरान श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं? ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए है बुढ़ई मेला, ऑप्शन बी मांडा मेला, ऑप्शन सी है कुंडा मेला, ऑप्शन डी है सूर्य कुंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मंडा मेला। मंडा मेला में श्रद्धालु लोग नंगे पांव चलकर आस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसको फूलकुंदी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश किसने रचा है? ऑप्शन ए है आदिवासी शकम, ऑप्शन बी है मुंडारी टुडू कोठारी, और ऑप्शन सी है मुंडारी ग्रामर, ऑप्शन डी है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। यहाँ बोला था मुंडारी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश किसे माना जाता है, कौन से पुस्तक को माना जाता है? तो आपको याद रखना है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, और जिसकी रचना 1915 में किन्होंने किया था? हॉफमैन साहब ने किया था। हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन साहब ने किया था। जो ब्लूप्रिंट जो CNT एक्ट का बनाया था, उन्हीं ने इसको लिखा था। ओके, उसके बाद आप ये भी देखिएगा, ये जो मुंडारी ग्रामर है ना, इसका भी रचना आपका हॉफमैन साहब ने ही किया था। ठीक है, हॉफमैन साहब ने भी ही इसका रचना किया था। ये 1903 में था, 1903 में मुंडारी ग्रामर। उसके बाद मुंडारी ठूठ कोठारी, ये तो आप बार बार याद कर लिए हैं। मुंडारी ठूठ कोठारी मन मसही मुंडू था ना, इसी से नाम था मन मसही मुंडू, यही था। उसके बाद आदिवासी शकम पत्रिका का प्रकाशन जो है वो जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो थे उन्होंने किया था, जयपाल सिंह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस चित्रकला में सांड की पीठ पे खड़े पशुपति का चित्रण किया जाता है? चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा है नहीं, 4-5 ही है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए है सोहराई चित्रकला, ऑप्शन बी जादू पटिया, ऑप्शन सी मंजू चित्रकला, ऑप्शन डी है पैतकर चित्रकला। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सोहराई चित्रकला में। सोहराई देखिए, ये बेसिकली नाम ही है, पशुओं से संबंधित पर्व है ये। तो यहाँ पर सांड की पीठ पे जो है पशुपति को किस में दिखाएगा? इसी पर्व में दिखाएगा, राइट। सोहराई चित्रकला जो है सांड की पीठ पे खड़े पशुपति का चित्रण किया जाता है। ओके, पैतकर आपको ये भी बहुत फेमस है, आपको पता है, ये हमारे पूर्वी सिंहभूम घाटशिला के पास एक गांव है, वहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर फिर क्या है? जादू पटिया जो है विवाह संबंधित है। ओके, मंजू चित्रकला हम लोग के यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस भाषा साहित्य में अधिकतर राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी की कथाएं मिलती है? ऑप्शन ए है खोटा में, ऑप्शन बी है कुडुक में, ऑप्शन सी है पंचपर्गनिया में, ऑप्शन डी है कुरमाली में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खोटा। ठीक है, खोटा भाषा के अधिकतर साहित्य में राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी की कथाएं मिलती है। ठीक है, हम लोग तो ज़्यादा पढ़े नहीं है, तो हम लोगों को उतना पता नहीं है। बस ये भी याद रखिएगा कि जो खोटा भाषा है उसके भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी जी को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का ऑप्शन ए है ग्रह का फेर, ऑप्शन बी कुकमू, ऑप्शन सी है राजपुतानी शान, ऑप्शन डी है लेमन जूस। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नाटक से संबंधित है, उपन्यास नहीं है, नाटक है, तो गलती मत कीजिएगा। तो 27 का आंसर होगा दोस्तों ग्रह का फेर। ग्रह का फेर को हिंदी नाटक की पहली रचना माना जाता है, और इसको कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं अनंत अखोरी साहब, मतलब अनंत सहाय अखोरी बोलते हैं उनको, अनंत सहाय अखोरी। ठीक है, इन्होंने लिखा है अनंत सहाय अखोरी, राइट। और ये 1913 में लिखे हैं, 1913 में लिखे हैं ग्रह का फेर पहला नाटक। ओके, उसके बाद ये राजपुतानी शान जो है पहला उपन्यास है। ओके, और कुकमो भी है हमारा पहला छोटा कविता है ना ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया ग्रह का फेर हिंदी साहित्य का पहला नाटक। क्वेश्चन नंबर 28। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है ओनान डेहे बहा डालवाक, ऑप्शन बी है हड़ामवा का आतो हड़मा का गांव, ऑप्शन सी है मुहिला चेचेत दाई अध्यापिका महिला, ऑप्शन डी कुकमू।
तो 28 का जो राइट आंसर होना है दोस्तों वो क्या होगा, हड़ाम वाक आतो, यानी कि हड़मा का गांव। ये संथाल भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसकी रचना किसने किया था ये भी याद रखना चाहिए आपको। हड़ाम वाक आतो कौन था, सुलेमान मुर्मू था शायद। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा हमको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना होगा ये, इधर छूट गया ना। क्वेश्चन नंबर 29, ईश्वर अना अनागरिक, अच्छा ईश्वर अनागरिक है किसकी रचना है। ऑप्शन ए है कृष्ण राजगुप्त, ऑप्शन बी है गोपाल दास मुज्जल, ऑप्शन सी है काशीनाथ पांडे, ऑप्शन डी है प्रभु नारायण विद्यार्थी। 29 का आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रभु नारायण विद्यार्थी के द्वारा ईश्वर अनागरिक है इसकी रचना की गई थी। ईश्वर अनागरिक है प्रभु नारायण विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ देखिए कृष्ण राजगुप्त दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ ताकि याद होना शुरू हो जाए आपको। लेमन चूस, ठीक है, ये जो पिछला ऑप्शन में हमने देखा था उसमें लेमन चूस का जो रचना है वो कृष्ण राजगुप्त ने किया है। ओके, उसके बाद क्या दिया है गोपाल दास मुज्जल, तो गोपाल दास मुज्जल ने घने अंधकार की ओर, सब हिंदी साहित्य है, घने अंधकार की ओर, घने अंधकार की ओर इसकी रचना किया था, अंधकार की ओर। उसके बाद अगर आप इधर देखना चाहेंगे काशीनाथ पांडे, तो काशीनाथ पांडे ने उजाड़ का एक कवि, उजाड़ का एक कवि लिखा है, उजाड़ का एक कवि, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 30, पथे चलक लेहा नमस्कार नामक कुरमाली रचना के लेखक कौन है। पथे चलक नमस्कार नामक कुरमाली रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बुद्धू महतो, ऑप्शन बी है नंद किशोर सिंह, ऑप्शन सी है निरंजन महतो, ऑप्शन डी है जगराम। 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह ने जो है वो पथे चलक लेहा नमस्कार नामक कुरमाली रचना के लेखक हैं, नंद किशोर सिंह। पथे चलक लेहा नमस्कार, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू। तो मेरे ख्याल में ये जामताड़ा से रिलेट करता है, जामताड़ा से रिलेट करता है, मिहिजा में होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है कथन है, पहला कथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। कथन 2, राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में स्थित है। और यहाँ पर बोल रहा है निम्न में सही विकल्प चुनें, केवल का, ऑप्शन बी है क और ख दोनों, ऑप्शन सी केवल ख और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल ख सही है, ठीक है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में नहीं है, हजारीबाग में है ना, हजारीबाग में है। उसके बाद आपका जो राजेंद्र लॉ कॉलेज है वो हजारीबाग में तो है, ये सही, क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन किस अंग्रेज ने किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मतलब यहाँ अभी जो है ISM धनबाद जो है जिसको IT का दर्जा दे दिया गया है 2016 में, है ना, उसका बात कर रहा है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन साहब ने बनाया था, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की उद्घाटन किया था। और कब किया था ये भी ईयर भी याद रखिएगा, ये था 1926 में। कब किया था, 1926 में, या मतलब ये उसका 100वां साल हो जाएगा, 100th ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सेनापति क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी है देवघर। तो ये सेनापति क्रिकेट स्टेडियम का स्थापना जो है वो बोकारो स्टील के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला आदिवासी खिलाड़ी का नाम बताना है जिनको अर्जुन पुरस्कार आपको याद होगा, ये खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी है माइकल किंडो, ऑप्शन सी है सावित्री पूर्ति, ऑप्शन डी है निक्की प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला अर्जुन पुरस्कार पाने वाला जो खिलाड़ी है वो माइकल किंडो है। कौन है? माइकल किंडो। इनका जन्म सिमडेगा में हुआ था और हॉकी विश्व कप में इन्होंने भाग ले रखा है और शायद 3-3 में ले रखा है माइकल किंडो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ खिलाड़ी का नाम दिया है, दूसरे में खेल दिया है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी पाड़िया, ये मुक्केबाज हैं। ऑप्शन बी है संजय मालमुचू, ये हॉकी हैं। ऑप्शन सी है बिपिन मैथ्यू, ये स्प्रिंटर है। और ऑप्शन डी है दीपसेन गुप्ता, ये शतरंज है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो झारखंड के बेहतरीन जो खिलाड़ी रहे हैं उन सभी का नाम आप याद रखिएगा। तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो लक्ष्मी पहाड़िया, देखिए जो सही है मैं बताता हूँ। लक्ष्मी पहाड़िया जो है मुक्केबाजी हैं। संजय बालमुचू, ये हॉकी लिखा हुआ है, ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। संजय मालमुचू जो है वो फुटबॉल के हैं, ठीक है, फुटबॉल के हैं। तो गलत तो आपको यहाँ पर मिल गया। बिपिन मैथ्यू जो है स्प्रिंटर है एथलेटिक्स, और दीपसेन गुप्ता जो है शतरंज के खिलाड़ी झारखंड के रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड की प्रसिद्ध धाविका सुप्रीति कच्छप राज्य के किस जिले से संबंध रखती है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी है पश्चिम सिंहभूम, और ऑप्शन डी है गुमला। तो ये जो सुप्रीति कच्छप है दोस्तों वो गुमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। कहाँ से? गुमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है सुप्रीति कच्छप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन झारखंड के लॉन बॉल के खिलाड़ी रहे हैं? सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह, 3 है लवली चौबे, और 4 है दिनेश कुमार महतो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय खेलों में भी जो लॉन बॉल का प्रदर्शन है झारखंड का बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोट में क्या दिया है, केवल 1 है, 1 और 2 दोनों दिया है, 1 और 3 दोनों दिया है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी है। जितना भी लॉन बॉल खिलाड़ी, जो प्रमुख लॉन बॉल खिलाड़ी यहाँ लिखा हुआ है, सुनील बहादुर, लवली चौबे, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार महतो, ये सभी जो है लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत लगान के बारे में साधारण उपबंध की चर्चा किस अध्याय में की गई है? ये लगान के बारे में पूछ रहा है, कौन सा अध्याय में किया गया है? ऑप्शन ए है अध्याय 2, ऑप्शन बी है अध्याय 6, ऑप्शन सी है अध्याय 8, ऑप्शन डी है अध्याय 9। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अध्याय 9 में जो है लगान के बारे में साधारण उपबंध किया गया है। टोटल अध्याय कितना है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में? टोटल 19 अध्याय है, 271 धाराएं हैं। उसमें अध्याय 9 में लगान के बारे में बातें की गई है, लगान के बारे में साधारण उपबंध की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी निर्णित ऋणी को कब गिरफ्तार किया जाता है? ऑप्शन ए है यदि वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा ना कर दे। कथन 2 है लेनदार को भुगतान की राशि का इंतजार ना करना पड़े। ऑप्शन जो कथन 3 है उपायुक्त को यह समाधान ना करा दे कि उसके पास भुगतान का कोई वर्तमान साधन नहीं है। तीनों ही केसेस में ये बातें कही गई है कि जो ऋण है वो चुकता नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो कोट दिया है केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? कब उसको निर्णित ऋणी को गिरफ्तार कर पाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों कथन जो दिया हुआ है राइट दिया हुआ है। यदि वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा ना करे तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेनदार को भुगतान की राशि का इंतजार ना करे, ठीक है, लेनदार को भुगतान की राशि का इंतजार नहीं करना पड़े, वो तुरंत उसको भुगतान कर दे। उपायुक्त और ये बता दे कि हाँ भाई वो अब जो है ऋण देने में, ऋण यानी कि उसको भुगतान करने में अक्षम है, वो नहीं दे पा रहा है, तब ये जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कुर्की तथा विक्रय के संबंध में उपायुक्त द्वारा आदेश जो जारी करता है, किन वस्तु में छूट मिला हुआ है? किसका हम लोग कुर्की नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है निर्णित ऋणी एवं उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र और बिस्तर। कथन 2 है उनके मवेशी तथा बीज। और कथन 3 है लेखा बही। और कथन 4 है कृषक के घर की सामग्री और भवन। तो ये तो सभी के सभी ऑप्शन सही है यार। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लिखा है ये पूरा पूरा छाप दिया है आपका, जो अधिनियम में लिखा गया है वही, तो याद रख लीजिए। जब भी कुर्की किया जाएगा तो इन सभी वस्तुओं पे छूट मिलेगा। ठीक है, इन सभी में छूट मिलेगा। निर्णित ऋणी एवं उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र और बिस्तर, उनके मवेशी तथा बीज नहीं ले सकते, लेखा बही पर अधिकार नहीं कर सकते, और कृषक के घर की सामग्री और भवन हम उठा के नहीं ले जा सकते, मतलब कृषि से संबंधित जो है वो चीज़। ठीक है, खाएगा पिएगा क्या अगर आप उसका कुर्की इस तरीके से कर लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना था वो इनमें से सभी होना था, जो भी कोड था उसके आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कितने रुपये से अधिक कर वादग्रस्त राशि से संबंधित निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो यहाँ पर जो भी वाद होता है छोटा नागपुर से संबंधित, है ना, तो उसके जो भी निर्णय दिए जाते हैं उसके विरुद्ध अगर आपको उच्च न्यायालय के पास जाना है तो उसका एक रकम निर्धारित किया गया है, उससे ऊपर रहेगा तभी जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 1,00,000, ऑप्शन डी है 5,00,000। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा रकम तो नहीं है 5,00,000 और 1,00,000। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका सीधा सीधा 5,000 का दिया हुआ। उस टाइम के ही बारे में सोचिएगा जब ये कानून लागू किया गया था 1908 में। ठीक है, तो 5,000 का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट आ गया के तहत न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा किस अध्याय में किया गया है? तो भाई न्यायिक प्रक्रिया जो है लास्ट अध्याय सब में ही किया गया है। ऑप्शन ए है अध्याय 7, ऑप्शन बी है अध्याय 8, ऑप्शन सी अध्याय 2 और ऑप्शन डी है अध्याय 6। तो अध्यायों को लिख के 2-3 बार आप लिखिएगा, याद कीजिएगा तो याद हो जाता है। ठीक है, तो 43 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रिया एसपीटी के तहत, एसपीटी में अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रिया लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अपील की जो सुनवाई किया जाएगा उसके तहत बोला है। कथन 1 दिया है उपायुक्त या आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत की जाएगी। कथन 2 है यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता या उसका अभिकर्ता, यानी दोनों तरफ का पार्टी बोल रहा है, हाजिर ना हो तो अपील खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, और तीसरा इसमें कथन है यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो और दूसरा पक्ष हाजिर ना हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। ये भी यहाँ पर भी तीनों सही है मेरे ख्याल में, तीनों ही सही होना चाहिए। ओके, कूट देख लेते पहले। केवल एक है, केवल 2 है, केवल 1 और 2 दोनों है, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर तो सभी सत्य होना चाहिए, आंसर सभी सत्य। और एक बार देख लूँ क्या? ठीक है, सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो और दूसरा पक्ष हाजिर ना हो तो अपील की, हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ही होगा। सभी कानून ही पूरा छाप दिया है। ठीक है, कानून पूरा यहाँ पर छपा हुआ है तो याद भी हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो जब भी यहाँ पर देखिए ये अपील की सुनवाई जब भी की जाएगी इन्हीं आधारों पे की जाती है। ओके, उपायुक्त या आयुक्त के हाथों में ये होता है कि वो सुनवाई कब करना चाहता है। ओके, न्यायालय क्योंकि वही है। दूसरा है कि अपील की सुनवाई की तारीख को अगर अपील करता और अभिकर्ता, मतलब दोनों तरफ का जो आदमी है दोनों ही एब्सेंट रहता है, हाजिर नहीं होता है, तो उसको खारिज कर देगा। और अगर अपीलकर्ता जो है वो आया हुआ है, जिसने केस दायर किया वो आया हुआ है, तो और दूसरा पक्ष नहीं आया हुआ तो उसका एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मूल रैयतों से वसूले गए जुर्माने की राशि का व्यय किसके आदेश पर किया जाएगा? रैयतों से जो जुर्माना वसूला गया है उसका खर्च कौन करेगा? ठीक है,
किसके आदेश से होगा? ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है उपायुक्त, ऑप्शन सी है ग्राम प्रधान, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो यहाँ पर ओवर ऑल इन वन जो होता है उपायुक्त होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आदेश जो देगा उपायुक्त ही देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत के वृक्षों पर रैयत को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, पूछा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए है रैयत अपनी जोत की भूमि पर वृक्ष उद्यान लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है जी, ये राइट है। बी कहता है रैयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों और इसके उत्पादों का उपयोग कर सकता है जी। फिर सी है रैयत को अपनी जोत में लगे वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने और रेशम कीट की पालन करने का अधिकार होगा। कृषि यानी कि कर सकता है। और जो डी में लिखा हुआ है रैयत बिना अनुमति महुआ के वृक्ष को काट सकता है, यही तो नहीं कर सकता, बिना अनुमति नहीं, अनुमति लेना है, अनुमंडल पदाधिकारी से उसको अनुमति लेना है। ओके, तो जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है उनसे आपको अनुमति लेना पड़ेगा। महुआ का वृक्ष आप लगा तो सकते हैं, काट नहीं सकते, और ये धारा 17 में लिखा हुआ है, ठीक है। धारा 17 का ये पूरा सब कहानी था, क्लियर है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन एक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोत से भिन्न भूमियों को पोखर तथा जलाशय खोद सकते हैं। कथन दो है यदि किसी व्यक्ति को किसी पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सभी सही, मतलब इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एसपीटी एक्ट के तहत आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, दोनों को एक साथ याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 47 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी सही ही लिखा हुआ है एसपीटी के तहत कि 1949 के तहत जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोत से भिन्न भूमियों को पोखर और जलाशय में खोद सकता है, ठीक है। उसके बाद है यदि किसी व्यक्ति को किसी पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोनों यहाँ सही है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। यानी कि सीधा सीधा बात है, भूस्वामी जो रैयत को भूमि दिया है उसके अतिरिक्त भूमि उसके पास है तो उसको उसमें वो तालाब वगैरह खोद सकता है। और दूसरा, अगर कोई तालाब या जलाशय है उसमें मछली वगैरह हो रहा है तो उसमें वो मछली मार सकता है, उसमें जमींदार और भूस्वामी कुछ नहीं करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कौन सा विकल्प सही है? ये क्वेश्चन नंबर 48। ऑप्शन ए है जमींदार या ग्राम प्रमुख को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा, वस्तु के रूप में कह रहा है। कथन बी है रैयत द्वारा अपने जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा जोत का लगान चुकाया जा सकता है। उसके बाद है कथन जो सी है, ऑप्शन सी, लगान चुकाने के बाद रैयत को भूस्वामी से निःशुल्क रसीद पाने का अधिकार होगा। और ऑप्शन डी है सभी सही है। तो सभी सही है मेरे भाई, इसमें क्या गलती है? कुछ भी गलत तो नहीं लिखा है इसने, सभी सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। जमींदार या ग्राम प्रमुख को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, वस्तु के रूप में वो नहीं ले सकता है, जो बोला जाएगा उस आधार पर ही लेना है। बी है रैयत द्वारा अपने जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेज सकता है, और लगान चुकाने के बाद रैयत को जो रसीद देगा भूस्वामी वो निःशुल्क देगा। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? ये ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है यहाँ से। 49 का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी है 60। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ रहता है। वैसे कहीं कहीं पर 90% लिखा हुआ, कहीं कहीं 85% लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर किताबों में 85%, तो 85 मारिए आप, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी झारखंड के किस जिले में नहीं गुजरती है? अच्छा, 85 वाला मारेंगे तो वो सही होगा क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी आता है, तो यहाँ पर 85 दिया हुआ था। दामोदर नदी झारखंड के किस जिले में नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन डी है सी गिरिडीह, ऑप्शन डी है गुमला। तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से तो ये निकलता ही है, उसके बाद ये हजारीबाग में बहता ही है, फिर गिरिडीह भी जाता है, ये गुमला में नहीं जाता है। ये तो दक्षिण में है, गुमला गुमला दक्षिण में है। इधर बोल लीजिए, ये बोला होगा झारखंड के इस पोर्शन में गुमला है और दामोदर इधर बहता है, तो गुमला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किस पेड़ के पुष्पों के बीजों से निकलने वाले तेल को कुजरी का तेल कहते हैं? साल या सखुआ, शीशम, महुआ और सागौन। तो कुजरी का तेल ये आपको पता होगा, साल या सखुआ जो होता है उससे उसके बीजों से जो तेल निकलता है उसको कुजरी का तेल कहते हैं। और साल और सखुआ जो होता है वो हमारा झारखंड का राजकीय पक्षी भी राजकीय वृक्ष भी है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? ये उस टाइम 2021 वाला है वन स्थिति रिपोर्ट, अभी 2023 वाला पूछना चाहिए। अगर 21 वाला पूछता है तब तो गलत है। वन स्थिति रिपोर्ट उसमें 75.35% जो है वो कुल वन क्षेत्र में संरक्षित वन है, संरक्षित वन। तो अभी भी यही डाटा है लगभग, ठीक है, 75% के आसपास ये इसमें पॉइंट का फर्क है केवल, ये याद रखिएगा। तो इतना ही अभी भी याद रखिए 2023 का। क्वेश्चन नंबर 53, गेहूं के उत्पादन में झारखंड को कौन सा जिला पहले स्थान पे है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी है पलामू, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है गिरिडीह। तो 53 का जो राइट आंसर होगा, गेहूं का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन, इन सभी में पलामू आगे है। क्वेश्चन नंबर 54, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को लाभान्वित जिले हैं? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी कथन 2 पश्चिमी सिंहभूम, सी है सरायकेला खरसावां, डी है चौथा जो लिखा हुआ है गिरिडीह। तो सही विकल्प चुनने के लिए कहता है ऑप्शन ए में है 1 2 3, बी में है 1 और 2, सी में है इनमें से सभी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए पूर्वी सिंहभूम है, बी पश्चिमी सिंहभूम भी है और सी सरायकेला खरसावां भी है, ये गिरिडीह नहीं है। तो 1 2 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना 1986, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना था शायद, हाँ याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना भी पूछता है उसमें कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में असंगत विकल्प बताएं। असंगत विकल्प बताना है आपको, एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। एक में है, ए में है तोराई बराज परियोजना गोड्डा में है, कैसो जलाशय परियोजना कोडरमा में है, पारस जलाशय खूंटी में है और डी दिया नंदनी जलाशय आपका लोहरदगा में है। ये जलाशय वाला थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि इतना सारा जलाशय है, उसको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसमें असंगत बताना है ना, तो पारस जलाशय जो है वो खूंटी में नहीं है, ये आपका गुमला में है। पारस जलाई खूंटी में नहीं है, गुमला में है, बाद बाकी सभी कथन सही है। तोराई बराज परियोजना गोड्डा में है, कैसो जलाशय कोडरमा में है, कैसो कोडरमा में है, पारस गुमला हो गया, नंदनी आपका लोहरदगा हो गया, नंदनी लोहरदगा हो गया, तोरई बराज गोड्डा हो गया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 56। ये थोड़ा सा कट गया है। कथन एक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में है।
फिर कथन 2 है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश का विस्तार झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग और संथाल परगना में है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन, उसी का क्षेत्र लिखा गया है यहाँ पर। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन का बात करें तो ये हमारे सिंहभूम में, दक्षिणी रांची में, दक्षिणी लातेहार में एवं संथाल परगना में है। जबकि शुष्क पर्णपाती वन का बात करें तो वो पलामू, गिरिडीह, ठीक है, सिंहभूम के उत्तरी भाग, हजारीबाग एवं संथाल परगना में है। ये उसका विवरण दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मोतिहारी नदी झारखंड के किस नदी का एक अन्य है नाम है, ठीक है। मोतिहारी नदी झारखंड के किस नदी का एक अन्य नाम है? मयूराक्षी है, शंख है, गुमानी है, बांसलोई है। 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मयूराक्षी नदी को हम लोग मोतिहारी नदी भी कहते हैं, क्योंकि और इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ है, आप सभी को मालूम है। इसमें कनाडा के सहयोग से एक मसानजोर नामक बांध का निर्माण भी किया जा चुका है। ओके, और ये भी याद रखिएगा मयूराक्षी रिवर से संबंधित ये एकमात्र नौगाम्य नदी है, ठीक है। तो मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों का बता दिया है, और मयूराक्षी नदी पर ही सबसे लंबा पुल भी बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड में उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, धूसर पीली मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, ऑप्शन बी है पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी है पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी है संथाल परगना। तो धूसर पीली मिट्टी का बात करते हैं, इसमें हम लोग पाएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है। पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। धूसर पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पलामू और गढ़वा, यानी कि झारखंड का एकदम पश्चिमी भाग में, इस भाग में पाया जाता है धूसर पीली मिट्टी, पलामू और गढ़वा में। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला को सजाना है, कम वन क्षेत्र वाले जिलों को क्रम देखिए। पहले ऑप्शन ए में है लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम। तो अभी भी देखिए पहले वाला और अभी वाला दोनों सेम है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसमें पूछा है सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है लातेहार में है अभी, उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, और तब फिर चतरा में है, राइट। याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में तब फिर चतरा में रहेगा। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो कि 2009 के तहत झारखंड में उग्रवादी के प्रत्यार्पण के लिए स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उसका स्क्रीनिंग समिति होता है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन ए है पुलिस अधीक्षक, बी है जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन सी है आयुक्त और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, पुलिस अधीक्षक, ठीक है। पुलिस अधीक्षक जो होते हैं वो स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा इसको। ये किसके लिए है? ये तो नक्सलवादियों के लिए है ना। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 61। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 उसी में संशोधन किया गया था के तहत समर्पण करने वाले श्रेणी बी के उग्रवादी को पुनर्वास पैकेज के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? एक श्रेणी ए था, श्रेणी बी था, तो श्रेणी बी वाले को कितना पैकेज दिया जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए है 4 लाख, बी है 3 लाख, ऑप्शन सी है 1 लाख और ऑप्शन डी है 2 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख रुपया, ठीक है। तो श्रेणी ए और श्रेणी बी, तो ए को हो गया 3 लाख और बी को हो गया 3 लाख और ए को हो गया 6 लाख। ए को 6 लाख दिया जा रहा था और बी को जो है 3 लाख दिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 62। मुंडा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है सरना इनके ग्राम देवता का निवास स्थान होता है, ऑप्शन बी अखड़ा समाधि स्थल होता है, ऑप्शन सी है गीति ओड़ा युवागिरी होता है, और होड़ो जगर जो है इसकी भाषा है। तो यहाँ पर आपको क्या गलत दिख रहा है दोस्तों? ये अखड़ा जो है वो समाधि स्थल थोड़े न है,
अखड़ा स्थल जो है विचार विमर्श करने का जगह है, जो कि गाँवों के बीच में बनाया हुआ होता है। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्य भी होता है, पंचायत का बैठक भी होता है, अखड़ा। ओके, बाद बाकी सब सही है। यहाँ असत्य पूछा था, उसके आधार पर ऑप्शन बी अखड़ा गलत है। गीती ओढ़ा मुंडाओं का युवा गृह है, ओढ़ो जगर इसका भाषा है, और सरना जो है इनके देवताओं का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 63, मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या है? एक गांव होता है, जाति पंचायत होता है, एक परिवार होता है, समाधि स्थल होता है। तो खूट का अर्थ तो एक परिवार होता है ना। खूट तो अभी भी बोलते हैं, ई खुटिया को, वो खूट के को, हमने खूट के नए को, खोटा जाना है न जाना है। 64, झारखंड मूल के सैनिक जो परमवीर चक्र से सम्मानित हो, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 30 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख, ऑप्शन डी है 25 लाख। तो झारखंड मूल के सैनिक जो परमवीर चक्र से सम्मानित हो, उसको राज्य सरकार कितनी राशि जो है पुरस्कार राशि देगी, ये आया हुआ था। तो इसमें देखिए कैटेगराइज किया हुआ है, यहाँ पर परमवीर चक्र का बात कर रहा है, तो परमवीर चक्र में 30 लाख रुपया देगा। कितना देगा? 30 लाख रुपया देगा। तो शौर्य चक्र जो होते हैं उसमें सबसे उच्च जो है वो परमवीर चक्र है, तो उसमें आपने याद कर लिया 30 लाख होता है। फिर अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र, तो अशोक चक्र के लिए जो है आपका दोस्तों 20 लाख रुपया देगा। और उसके बाद आपका आएगा महावीर चक्र आता है ना, महावीर चक्र। तो महावीर चक्र में आपको कितना दिया जाएगा? इसमें भी 20 लाख है। और फिर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है एक तो युद्ध सेवा मेडल, उसके लिए आपको 12 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये कैटेगराइज किया हुआ था। परमवीर चक्र के लिए 30 लाख, अशोक चक्र के लिए 20 लाख, महावीर के लिए 20 लाख और युद्ध सेवा रथ के लिए 12 लाख रुपये। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 65, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी है बोकारो, सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है रांची। तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड आप देखेंगे रामगढ़ में इसको स्थापित किया गया था। इसको JSPL भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? JSPL रामगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री, सी है सचिव उद्योग विभाग और ऑप्शन डी है सचिव वित्त विभाग का। तो 66 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री। उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री जो है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ओके, होना ही चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र से जो रिलेट करता है मंत्री वही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया है और दूसरा तरफ जिला दिया हुआ है। ऑप्शन ए है शिकारीपाड़ा दुमका में है, बी है कथन 2 है रंगूनी धनबाद में है, कथन 3 है दुगनी सरायकेला खरसवां में है और कथन 4 है बारहे जो है रांची में है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2 दोनों कथन सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी सही है। तो 67 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सभी के सभी सही है। शिकारीपाड़ा जो है दुमका में है, रंगूनी धनबाद में है, दुगनी आपका सरायकेला खरसवां में है और बारहे जो है रांची में है। बारहे रांची में है, दुगनी सरायकेला खरसवां में है, रंगूनी धनबाद में, शिकारीपाड़ा दुमका में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, रामगढ़ के भुरकुंडा में कांच उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी USA और डी है फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर क्या था दोस्तों? 68 का बी राइट आंसर था आपका, जापान। ओके, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री ना, यही तो था रामगढ़ में। 68 हो गया 69। रांची औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, बी है निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, सी है अब्रक औद्योगिक पट्टी और डी है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। तो रांची औद्योगिक पट्टी का नाम पूछ रहा है, वो क्या है? तो इसमें देखिए
ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। अगर जमशेदपुर वाला जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आदित्यपुर, जिसको बोलते हैं आदित्यपुर वाला, वो नीचे वाला हो जाएगा, निचला स्वर्ण रेखा पट्टी, ठीक है, आदित्यपुर। और अब्रक पट्टी जो है आप सभी को पता है, ये आपका बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी का नाम है, ठीक है, बोकारो धनबाद। सब एक बार देख ही लीजिए आप, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। और डी जो है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा आपको? दामोदर घाटी ये चूँकि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा औद्योगिक पट्टी है, ओके। ये कोयला वाला क्षेत्र जो है उसके लिए बोला जा रहा है, धनबाद वगैरह का, है ना, वहाँ पर, ओके। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 70। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्तमान में कितने छात्रों का चयन किया गया है? ए है 25, बी है 20 और सी है 10 और डी है 30। तो वर्तमान समय में जो है दोस्तों वो 25 छात्रों का चयन किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 25 छात्रों का चुनाव किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न कथन पर विचार करें। कथन 1 है झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। कथन 2 है यह सब्सिडी परियोजना के तहत 50% तक होगा। और कथन 3 कहता है 15 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़, 75 एकड़ के पार्क निर्माण में क्रमशः 9.25, 14.65 और 22.35 और 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो वैसे ये आंसर जो होगा क्या होगा, देखिए, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 100% वापसी का प्रावधान है। इनमें से सभी सही है, सभी कथन यहाँ पर सही है, वैसे ही करके दिया है ताकि आपको याद हो जाए। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 आया था, उसके तहत जो है आकार और क्षमता के अनुरूप ही सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि 15 एकड़ और 25 एकड़, 40 एकड़, 75 एकड़ के पार्क निर्माण में क्रमशः यहाँ पर सारा रकम दिया हुआ है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये अलग अलग है, देख सकते हैं। 15 एकड़ में 9.25, 25 एकड़ में 14.65, राइट। और अधिकतम जो है 50% तक का सब्सिडी मिल सकता है स्टाम्प ड्यूटी में और निबंधन शुल्क में 100% जो है आपका वापसी का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। 2 है इसका लाभ पाने वाली बालिकाओं के माता पिता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और 3 है इसका लाभ परिवार के प्रथम 2 पुत्रियों को दिया जाएगा। और 4 है इस योजना के तहत कुल 50,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना था दोस्तों? इसका राइट आंसर होना था, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ एक और 2, बी है 1, 2, 3 और सी है 1 और 4 और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो रकम दिया हुआ है कुल रकम, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर कुल रकम 40,000 होना चाहिए, है ना, सब इसमें 40,000 का रकम दिया जा रहा है टोटल, ठीक है। बाद बाकी सभी कथन सही है। इसका लाभ प्राप्त परिवार जो होगा उसमें 2 ही पुत्रियों को दिया जाएगा, ये नहीं कि 4-5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बालिकाओं के माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और इसका जो शुरुआत की गई थी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का, वो 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था, 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वीर शहीद फोटो हो खेल योजना के तहत राज्य भर में कितने खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा? ए 1,000, 2,000, 5,000 और 10,000। तो उस टाइम का जो आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है वो यहीं पर था। तो इसमें 5,000 का बात किया गया था। और ये याद रखिएगा, वीर शहीद फोटो हो खेल योजना के तहत जो है पंचायत स्तर पे आपका खेल मैदान निर्माण किया जाएगा, पंचायत स्तर पे। ये क्वेश्चन आ भी सकता है पंचायत स्तर में, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, ये सब 2022 का ही योजना है। क्वेश्चन नंबर 74। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में कितने रुपए तक के ऋण का प्रावधान है? 74।
तो कितने तक का ऋण का प्रावधान है दोस्तों? 10 लाख है, 25 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है। तो 25 लाख मैंने देखा था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 25 लाख का अधिकतम आपको ऋण का प्रावधान है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको देखिएगा। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, बी है मुख्यमंत्री, सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्री। तो ये क्या होता है? ये मुख्यमंत्री का होता है ना, मुख्यमंत्री प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है, 75। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 76। थोड़ा मैं देख रहा था क्या है ही। 76 में उद्यान अभ्यारण्य और संरक्षित जीव। उद्यान एक तरफ दिया हुआ है महुआटांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़िया के लिए फेमस है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी के लिए, पलामू वाला जो है बाघ के लिए। तो यहाँ पर तो सभी के सभी सही हैं, है ना। महुआटांड़ जो है एकमात्र भारत का भेड़िया राष्ट्रीय उद्यान है। दलमा वन्यजीव में हाथी के लिए 1973 में, फिर पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य 1932 में बाघ के लिए किया गया था यहाँ जनगणना। ये भी 1973 में, सॉरी ये 1973 में किया गया था और वो 1976 था। झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति वर्ष किस वर्ष शुरू हुआ है? 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये केंदुपत्ता नीति जो है 2015 में आया था। झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 में आया था। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 78। क्या है? वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार पिछली वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में झारखंड में वनों कितने किलोमीटर की वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गई है? तो 2019 का और 2021 का कंपेयर करते हैं तो उसमें वृद्धि हुआ था 110 किलोमीटर का, राइट। 110 किलोमीटर का वृद्धि हुआ था और ये वृद्धि जो है 0.46% का वृद्धि था। अभी जो वृद्धि हुआ है वो 44 किलोमीटर, याद रखिएगा 44 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, राइट। अभी 2021 से 2023 का बात कर रहे हैं, ठीक है, 2021 से 2023 का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस जिले में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 2021 का बात करें या फिर 2023 का बात करें, सेम जिला है तो उसको याद रखिएगा, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। ओके, गढ़वा में इस बार 22 वर्ग किलोमीटर के आसपास वृद्धि हुआ है 2023 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्न पर विचार करें। इन सीटू जैव विविधता संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण उनके मूल स्थान को ही संरक्षित करके किया जाता है। एक्स सीटू जैव विविधता संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण उनके मूल स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर किया जाता है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए जीवों का जो संरक्षण किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है उसमें कौन सा सही है। ओके, इसमें सही विकल्प चुनाव करना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी है 1 और 2 में से कोई नहीं, सी है केवल 1 और डी है केवल 2। तो 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही। तो याद रखिएगा इन सीटू, ठीक है, ओई इन सीटू का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन सीटू में जीवों को संरक्षण के लिए उनके मूल स्थान को ही संरक्षित किया जाता है। इन सीटू, इन मतलब वहीं पर, ओके, और एक्स सीटू मतलब दूसरे पर, एक्स जो दूसरा है ना, वैसे भी याद रख सकते हैं, एक्स हस्बैंड है मेरा। तो इस तरीके से दूसरे जीवों पर किया जाता है, याद हो जाएगा। दूसरे जगह में ले जाके उसको संरक्षित करने का प्रयास करता है, जीवों को बचाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई। सृजन का बात कर रहे हैं।
फिर 2 है, इस पहल का उद्देश्य नवोन्मेषण, सूचना और संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। और 3 दिया है, इसे झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों में प्रारंभ किया गया। तो सही विकल्प आपको चुनना है। इसमें क्या है, पहला है कि आपका 1 और 2 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ रहा है। 1 और 2 दिया है, दूसरा है 2 और 3, सी में है 1 और 2, इनमें से सभी। कहाँ चला गया था भाई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें इनमें से सभी जो है वो सही है, इनमें से सभी सही है। ठीक है, इनमें से सभी सही है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क वर्ष 2013 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य ही था नवोन्मेषण, सूचना और संचार तकनीकी का विकास करना। फिर झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों से प्रारंभ किया गया था ये सब। ठीक है, ये भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत का बात कर रहे हैं, भारतीय कृषि का बात कर रहा है, सॉरी हम उसमें सृजन बोल दिया था आपको। झारखंड में गिद्ध की कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती है? ए है जिप्स बेंगलिस, बी है जिप्स इंडिकस, सी है इजिप्शियन और डी है जिप्स अफ्रीकन। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिप्स अफ्रीकन यहाँ नहीं पाया जाता है। बाद बाकी तीनों प्रजातियाँ जो झारखंड भारत में पाया जाता है वो झारखंड में भी पाया जाता है, जिप्स बेंगलिसस, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन। मतलब जिप्स जहाँ पर है वहाँ पर है, सब में तो जिप्स है, वो सब यहाँ पर झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य की कितने जोन में रखा गया है? ऑप्शन ए है जोन 1, 2, 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2, 3, 4 और डी है जोन 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जोन 2, 3 और 4। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना जो है 2001 में किया गया था। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, फिर भी आप मेरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यह एक नियामक निकाय है, यह उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के उच्च तकनीकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सही विकल्प आपको ध्यान देना है। तो इनमें से सभी होगा 1, 2, 3 सभी सही है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना जो है 2001 में किया गया था, और नवीकरण वाला जरेडा वाला जो है ये भी 2001 में किया गया था। और उसके बाद यह एक नियामक निकाय है, यह उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्च तकनीकी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सब उसके उद्देश्य हैं। 85, झारखंड में ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम स्तर का बात कर रहा है, BDO है, ग्राम सभा का मुखिया है, CO है और DSP है। तो ग्राम स्तर पे कौन होता है? ग्राम सभा का मुखिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन DDMA का गठन किया गया है? धारा 25, धारा 20, धारा 28, धारा 15। तो आपने देखा था कि राज्य स्तर पे 14A के तहत किया जाता है, तो जिला स्तर पे किसके तहत किया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा 25। ठीक है, धारा 25(1) के तहत जो है DDMA का गठन किया जाता है। 25 का 4 है शायद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि वर्ष 1979 में पहली बार जेनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1987 में मॉन्ट्रियल में फ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता किया गया था। वर्ष 1994 में COP सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 2010 में झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC का प्रकाशन किया गया था। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत पूछ रहा है। तो वर्ष 2010 में जो है, वर्ष 2010 में SAPCC का प्रकाशन किया गया था बोल रहा है ना, तो ये 2010 नहीं होगा, यहाँ पर 2013 होगा। 2013 में SAPCC का प्रकाशन झारखंड सरकार द्वारा किया गया था जलवायु परिवर्तन पे। राइट, बाद बाकी सभी कथन सही है। तो आपको याद रखना है
कोप सम्मेलन जो है 1994 में हुआ था। मॉन्ट्रियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1987 में ही लगाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है 1987 में। फिर पहली बार जो है जेनेवा में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन किया गया था 1979 में। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 88। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, बी है आपदा प्रबंधन विकास के सचिव, सी है गृह विभाग के सचिव, ऑप्शन डी है विभाग के सचिव। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो कार्यकारिणी समिति होता है दोस्तों, उसमें मुख्य सचिव हमारे जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्य सचिव। राइट, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 89। निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड राज्य खाद्य योजना के तहत 9 लाख परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दाल वितरण का योजना भी प्रस्ताव में है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के हिसाब से 9 लाख परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न देने का प्रावधान है राज्य खाद्य योजना के तहत। ओके, और ये क्यों अपनाया जा रहा है? ताकि कुपोषण खत्म हो सके और दाल का वितरण इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न कथनों पर विचार करें। साक्षरता झारखंड अभियान 2019-20 के तहत राज्य के 5 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। इन 5 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा शामिल है। इस योजना इन जिलों के निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए सुरक्षित किया गया है। सब सही है, ठीक है, सब सही है। ये साक्षर झारखंड अभियान है। ओके, 91। झारखंड के किस लेखक और लेखिका को अंगोर का जर्मन संस्करण गलूट नाम से प्रकाशित किया गया है? जनसिता करकेट्टा। इसका नाम अभी याद रखिएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही डेथ की है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। झारखंड की किस लेखक और लेखिका की पुस्तक अंगोर का जर्मन संस्करण गलूट नाम से प्रकाशित किया गया है? 92। प्रलेखन और लेखन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रलेखन और लेखन सम्मान सहित ये जो है पार्वती तिर्की को 2023 का सम्मान प्राप्त किया गया था, उसको दिया गया था। 93। 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने किस टीम को 9-0 से हराया था? ये क्वेश्चन रहने दो। क्वेश्चन 94। 10 जनवरी 2023 को हमीनकर बजट पोर्टल लॉन्च किया गया था। सही है। इस पोर्टल के माध्यम से बजट 2023-24 के लिए आम लोगों के लिए सुझाव मांगा गया। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है। अभी इस बार का अबुआ बजट नाम दिया गया था 2025 वाला। अभी नया जो आएगा 2026 वाला वो देखना होगा क्या नाम देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 95। झारखंड राज्य के किन जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? ये भी क्वेश्चन है। तो तारामंडल की स्थापना जो है वो आपका देवघर और दुमका में किया जा रहा है ना। देवघर और दुमका, तारामंडल का स्थापना देवघर और दुमका दोनों सटा हुआ है, देवघर दुमका। 96। झारखंड राज्य ने राजकीय मेले का दर्जा दिया है। किसको दिया है? पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को, गोड्डा के गणतंत्र मेले को। सही विकल्प चुनना है, केवल एक है कि 1 और 2 दोनों है, केवल 2 है और इनमें से कोई नहीं है। तो 96 का जो है दोनों ही आंसर होगा। यहाँ अभी आपको याद कराने के उद्देश्य से बनाया गया क्वेश्चन। झारखंड राज्य ने राजकीय मेले का दर्जा जो है पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को, पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को और गोड्डा के गणतंत्र मेले को, दोनों को ही जो है राजकीय मेले का दर्जा दिया है। इधर लातेहार और इधर आपका पलामू और इधर आपका गोड्डा। झारखंड राज्य ने विधायक कोष को बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितना कर दिया है? विधायक कोष को बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितना कर दिया है? अच्छा, विधायक कोष में जो पैसा दिया जाता है ना, हर वर्ष दिया जाता है, तो कितना कर दिया गया है? 97। तो इसमें 5 करोड़ का बात है, 5 करोड़ कर दिया गया है। पहले 2 करोड़ था शायद, 2 या 2.5 करोड़। सरायकेला शैली के किस छऊ नृत्य के कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तपन पटनायक को, शैलेंद्र पाठक को, विष्णु गिरी को, KL अग्रवाल को। छऊ नृत्य के कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सरायकेला शैली को। ये सरायकेला शैली है, ठीक है। तो इसमें हो गया तपन पटनायक को जो है आपका
छऊ नृत्य के कलाकार हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तब तक आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक तो कर दीजिए अभी तक देख रहे हैं। तो झारखंड राज्य में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत क्रमशः किन किन क्षेत्रों में होता है? अच्छा ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 99 का क्या होगा आंसर? सबसे पहले देखिए यहाँ बी याद रखिए आप, ठीक है। उसमें क्या होता है, घरेलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होता है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र में दिया है, फिर वाणिज्य के क्षेत्र में दिया है, और तब कृषि क्षेत्र में सबसे कम ऊर्जा का खपत होती है। तो आप लोग ये याद मत रखिएगा कि उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, नहीं, ये घरेलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उद्योग में, फिर वाणिज्यिक में, तब कृषि में सबसे कम। घरेलू में सबसे ज़्यादा, कृषि में सबसे कम, उद्योग और वाणिज्यिक में बीच में। क्वेश्चन में 100, झारखंड निवासी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के कुल कितने फाइनल ट्रॉफी जीते हैं? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। तो इसमें वैसे तो आप लोग को याद ही होगा, ये अभी तक 5 बार जीत चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन इस तरीके से पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13 लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।